शुरू करते हैं। देखिए रोल नंबर 87 अगेन नाम वाम नहीं लिखा है। बदमाश हो गया मैम, कोई तो कोई होगा बदमाशी हो। रिमूव कर दीजिए मैम उनको। कर दिया रिमूव। मैम कोई बाहरी ज्वाइन किया है? मेरा तो 87 है, मैं ज्वाइन हूँ पहले से ही। रोल नंबर 87 ना? यस मैम, मैं तो पहले से ज्वाइन हूँ। ओके, रिमूव कर दिया फिर मैंने। इस बैच में एक से काल भरे पड़े हैं। बैच में नहीं है सर, बैच के बाहर के लोग हैं। हाँ ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ये सब ठीक है। मुझे लगता है लाइन इन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का हमने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स किया था, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज अभी बाकी है डिस्कस करना, राइट? यस मैम। ठीक है, तो अगेन इसका एडवांटेज क्या है? सबसे पहले तो डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा। मतलब कि जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कमियां थी, डिसीजन मोनोपोली था, सिंगल आदमी परेशान आत्मा एक, जिसको बहुत सारे काम करने हैं, उसको डिसीजन लेना होता है, डिसीजन लेना होता था। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी आप डिसीजन आप भी ले सकते हैं, लाइन मैनेजर भी ले सकता है, लेकिन लाइन मैनेजर कब डिसीजन लेगा? जब वो स्टाफ मैनेजर को एक बार वो पूछेगा, उनसे एडवाइस लेगा, और उनके एडवाइस के स्पेशलिस्ट एडवाइस से आपका डिसीजन का क्वालिटी जो होगा वो पहले से बेहतर हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड है स्पेशलाइजेशन पॉसिबल। स्पेशलाइजेशन पॉसिबल का मतलब कि जहां जो वहां पे स्पेशलाइजेशन नहीं पॉसिबल था, यानी कि एक लाइन मैनेजर हर काम करता था, हर तरीके का काम करना था, यहाँ पे जो कंसल्टेंट है, जिसका जो फील्ड है, वो कंसल्टेंट आपको हेल्प करेगा। मार्केटिंग का प्रॉब्लम है तो मार्केटिंग कंसल्टेंट आपको, या मार्केटिंग स्टाफ आपको हेल्प कर सकते हैं। प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें वो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आपको स्पेशलिस्ट सर्विसेज मिल सकता है बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स, राइट? यहाँ पे स्पेशलाइजेशन पॉसिबल है, और लाइन मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन नहीं पॉसिबल था, सिर्फ वो अकेले ही काम करता था। तो सिंस यहाँ स्पेशलाइजेशन पॉसिबल है, यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा एफिशिएंटली काम करने लगता है। थर्ड, एडवांटेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है जो भी एडवांटेजेस थे लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, सारे और एडवांटेजेस यहाँ पे भी है, उसमें कोई भी कर्टल नहीं हुआ है, कुछ भी कटौती नहीं हुई है, बल्कि वैल्यू एडिशन हुआ है। लेकिन एज इट इज जो भी लाइन ऑर्गेनाइजेशन में एडवांटेज था वो यहाँ वैसे ही उठ करके आ गया है, इसमें कोई उसको चेंज नहीं किया गया है। रिसर्च फैसिलिटीज। रिसर्च फैसिलिटीज का मतलब है, रिसर्च फैसिलिटीज का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना, वो हमेशा बिजी नहीं होते, क्योंकि उनको कोई रूटीन नेचर का काम नहीं करना पड़ता। लाइन एग्जीक्यूटिव्स आर बिजी इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग। ऑपरेशनल ड्यूटी है, उनको ऑपरेशनल काम करना है, प्लानिंग करना है, पूरे अपने मैनेजमेंट के लोगों को संभालना है, क्लाइंट्स को संभालना है, रिपोर्टिंग करनी है टॉप लेवल मैनेजमेंट में, तो वो सब चीज में बिजी रहेंगे। लेकिन जो स्टाफ एग्जीक्यूटिव है, उनको ये सब कोई काम नहीं रहता, कोई उनको रूटीन एक्सरसाइज नहीं करना होता है। जब भी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आएगा, उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्या निदान होना चाहिए, वो उसको सुझाएंगे, वो एडवाइस देंगे, और इसके बाद फिर वो अपने
पढ़ाई लिखाई केस स्टडी में लग जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास बहुत खाली टाइम है, आप ज्यादा पढ़ाई लिखाई करते हो, वैसे वैसे सिचुएशंस जिससे कोई कंपनी, कोई बैंक, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी गुजर चुका है और उसने फिर कैसे हैंडल किया, क्या वो सक्सेसफुल रहा या फिर नहीं, वो एक फेलियर अटेम्प्ट रहा, तो उस तरीके से वो रिसर्च करते रहता है। और आपको जब वैसे सिचुएशन झेलना पड़ता है या आपके सामने या आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब उस तरह की परिस्थिति आती है, तो वो अपने रिसर्च के बेसिस पर आपको वहां से बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसीलिए इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च की सुविधाएं बहुत ज्यादा होती है और रिसर्च पे फोकस भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो स्टाफ अथॉरिटी होता है उसका काम ही होता है कि प्रॉब्लम, चूंकि फ्री होता है तो उसको काम ही दे दिया जाता है कि आप प्रॉब्लम को, एक हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स को इमेजिन करिए, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, मे बी ये कभी रियल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकता है। राइट, समझ में आया फोर्थ पॉइंट? यस मैम। फिफ्थ है मोर फैसिलिटी ऑफ एक्सपेंशन। मोर फैसिलिटी ऑफ एक्सपेंशन का क्या मतलब है? सिंस यू हैविंग द लीगल एक्सपर्ट है, मान लो हर किसी भी डिपार्टमेंट में कोई लीगल कॉम्प्लेक्सिटी है या फिर किसी तरह अलग तरह का कॉम्प्लेक्सिटी है, कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, तो उन सबको हैंडल करने के लिए सिंस स्पेशलिस्ट है, स्टाफ अथॉरिटी है, तो जो कंपनी के जो लाइन मैनेजर है और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट, दे आर मोर फ्री। और अब वो क्या कर सकते हैं, कंपनी में एक्सपेंशन करना है या एक्सपेंशन के लिए यानी ग्रोथ करने के लिए उनके पास ज्यादा टाइम है, वो जब चाहे तब कोई प्रोडक्ट लाइन ऐड कर सकती है, नया ब्रांच खोल सकते हैं, क्योंकि नाउ दे हैव फ्री टाइम। जो उनका रूटीन एक्सरसाइज था या जो भी उनकी प्लानिंग थी उसको एग्जीक्यूट करने का अब उनके पास फ्री टाइम है, तो वो एक्सपेंशन के लिए भी सोच सकते हैं, क्योंकि अब उनका कुछ बर्डन जो है वो स्टाफ अथॉरिटी ने भी शेयर कर लिया है। ठीक है। डिक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। डिक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे? कॉस्ट तो इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज these experts or these consultant staff authorities are not so cheap, they are very costly, their remuneration and salary are very high and the other maintenance जो कंपनी इनको देती है वो बहुत हाई होता है। फिर कैसे प्रोडक्शन का कॉस्ट कम हो सकता है? इनकी सैलरी भी ऐड कर देंगे तो बढ़ जाएगी। कोई आइडिया? Since they are expert, they are doing different types of research and innovation का काम करते रहते, तो they can give you different methods जहां पे आपका जो unnecessary जो expenditure होता था, unnecessary जो cost आपको लगता था, वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो प्रोसेस आप लेंदी प्रोसेस अभी तक यूज करते थे या फिर वो इतना इफेक्टिव प्रोसेस नहीं था, दे विल गिव यू एडवाइस अबाउट द इफेक्टिव प्रोसेसेस, इफेक्टिव वे ऑफ परचेजिंग, कैसे आप कौन सा मटेरियल कब खरीदिएगा, कौन सा मटेरियल खरीदना है और कौन सा मटेरियल हमको खुद बनाना है, वगैरह वगैरह डिफरेंट टाइप्स के आपको वो सलाह दे सकते हैं, जिसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। समझ में आया? एंड फाइनली डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब यहाँ पे डिसिप्लिन एज इट इज मेंटेन्ड है, क्योंकि यहाँ पे भी यूनिटी ऑफ कमांड है। यूनिटी ऑफ कमांड में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अगेन मैंने कल भी बताया था कि जो स्टाफ अथॉरिटी होते हैं दे आर नॉट ऑन एनी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे नहीं होते हैं, वो कोई कंट्रोलिंग या बॉस के टाइप पे नहीं होते हैं, दे आर जस्ट द एडवाइजरी अथॉरिटीज। इसीलिए आपका जो अभी भी कंट्रोल है, कमांड है, वो आपके ऊपर जो बॉस है उन्हीं का रहेगा। यू बिकम द सबऑर्डिनेट ऑफ द सेम सुपीरियर जिसके आप लाइन मैनेजमेंट या लाइन ऑर्गेनाइजेशन में थे। इसीलिए अभी भी डिसिप्लिन वैसे ही मेंटेन रह सकता है, यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे भी है। ये सारे एडवांटेजेस हो गए लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी मतलब समटाइम्स मे बी आप स्टाफ अथॉरिटी की कभी बात ही मत मानिए। आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी तो है, आपको इससे फ्लेक्सिबिलिटी तो अलाउ होता है, आपके पास टाइम तो फ्री मिलता है, लेकिन आप जाते हैं और आप उसकी कभी भी बात को इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं, तो क्या होगा, स्टाफ अथॉरिटी को और लाइन अथॉरिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। वो बोलेगा कि मेरे बार बार कहने पे भी ये नहीं मानते हैं मेरी बात, तो मैं क्या करूं, राइट? तो ये एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो सकता है, बिकॉज बोथ आर, लाइन मैनेजर को अभी तक अपना ही फ्री रहने का आदत था कि मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है और मैं फ्री हैंडेडली सब कुछ कर सकता था। ये नया स्टाफ अथॉरिटी आकर के मुझे बार बार रोक टोक करता है या मुझे बार बार इससे पूछने जाना पड़ता है, तो दैट मे कॉजेज अ रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, समझ में आया?
डिपेंडेंसी ऑन एक्सपर्ट्स, यहाँ पे लाइन मैनेजमेंट की डिपेंडेंसी, जहां जो वहां पे मोनोपोली था उसका, मोनोपोली ऑन डिसीजन मेकिंग, वो जो भी डिसीजन ले सकता था, जो भी मन, यहाँ पे भी वो कर सकता है, बट ही हैज टू टेक एडवाइस फ्रॉम द स्टाफ अथॉरिटी, इसीलिए उसकी डिपेंडेंसी एक्सपर्ट पे बढ़ जाती है, इसीलिए डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है कंपेरेटिव टू द लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है सम स्टाफ पीपल हैव डिफिकल्ट। अच्छा मैं देख लेती हूँ। लेट मी चेक, अब तो चेक करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, डिपेंडेंसी ऑन एक्सपर्ट समझ में आ गया। थर्ड क्या है, सम स्टाफ पीपल हैव डिफिकल्टी एडजस्टिंग टू द रोल स्पेशली व्हेन लाइन मैनेजर्स आर रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट एडवाइस। कुछ स्टाफ अथॉरिटी को वहां पे एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली तब जब लाइन मैनेजर उनके दिए गए एडवाइस को फॉलो करने के लिए रिलक्टेंट हो, मतलब दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट योर एडवाइसेस। ठीक है, उनको नहीं मन हो कि यहाँ कोई स्टाफ अथॉरिटी रहे और वो अपना कुछ भी हमको एडवाइस दे। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो क्या हो सकता है, फिर उस स्टाफ अथॉरिटी को एडजस्ट करने में दिक्कत हो सकती है। नाउ स्टाफ पीपल डू नॉट हैव एनी अथॉरिटी इन इम्प्लीमेंटिंग देयर एडवाइस। स्टाफ अथॉरिटी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है अपने दिए गए एडवाइस को इम्प्लीमेंट करवाने की। वो बस क्या कर सकते हैं, वो बस आपको एडवाइस दे सकते हैं, आपको इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना अगेन डिपेंड अपॉन द लाइन मैनेजमेंट। ये बात हो सकती है कि जो एक्सपर्ट है, जो कंसल्टेंट है, जो स्टाफ अथॉरिटी है, उनको डिस्करेज करे, डिमोटिवेट करे, और इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। And fifth one is last one, costly because their maintenance, their remuneration are quite high. So for organization वो थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर हो जाता है, इसीलिए सारे ऑर्गेनाइजेशन ये बेयर भी नहीं कर पाते इफ दे आर नॉट अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। अगर खासकर ये प्रॉब्लम तब होता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का। देखो सर्टेन जगह पे ठीक है कि सीधा लाइन ऑर्गेनाइजेशन से काम चलता है, अगर छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है लाइन ऑर्गेनाइजेशन से काम चलता है। जब आपका ऑर्गेनाइजेशन ना थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आप चाहते हो कि आपके पास इतना एक्सपर्ट हैंड्स नहीं होते हैं। नॉर्मली जो पीपल होते हैं वो ठीक है, जनरल पीपल होते हैं, इतना ज्यादा उनको भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है काम का। तो आपको लगता है कि हम एचआर के लिए या फिर हम किसी प्रोडक्शन के लिए किसी ऐसे कंसल्टेंट को हायर करें जो हमको बता सके कि और हम क्या क्या अच्छा कर सकते हैं। व्हेन यू ग्रो अप अ लिटिल बिट मोर, फिर आप हाथ पैर मारना शुरू करते हो। ऐसे में क्या करते हो, या तो आप कंसल्टेंसी को हायर करते हो, ऑन रोल रखते हो अपने कंपनी में, उनको रिक्रूट करते हो, या फिर ऐसा भी होता है कि दे आर सो मेनी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइडर, आप उनको किसी एक दो चीजों पर कंसल्टेंसी ले सकते हो और उनको फी दे सकते हो। वो जो एक दो बातों पे आपको कंसल्टेंसी फी देगा वो भी 1,00,000-1,50,000 के बराबर होगा उनका, वो एक दो चीजों को जो सुधारने के लिए वो आपको एडवाइस देगा वो। तो कुछ लोग परमानेंट कंसल्टेंट रिक्रूट करते हैं जब वो अच्छी कंपनी में एस्टैब्लिश हो जाती है, लेकिन कुछ लोग तब भी अगर वो अभी ग्रोइंग फेज में ही है, बहुत ज्यादा ग्रो भी नहीं किया हुआ लेकिन अब उतना छोटा भी नहीं रहा, तो वो चाहते हैं कि हम ऐसे सर्विसेज को ले, तो वो क्या करते हैं कि ऐसे कंसल्टेंट से जब जो इश्यूज को उनको हैंडल करना होता है सिर्फ वो इश्यूज देते हैं उनको, और उनसे वहां पे गाइडलाइंस लेते हैं कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई? तो ये थोड़ा कॉस्टली अफेयर होता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कॉस्ट सेंटर का काम होता है, करता है। ये हमारा हो गया लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन समझ में आया? समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पे बात करते हैं। देखो कहीं भी नहीं समझ में आया, रिवीजन हो रहा है, मे बी ये लास्ट चांस है हमारा, मे बी क्या डेफिनेटली ये हमारा लास्ट चांस है, तो पूछिए, ठीक है ना, स्पेशली दोस्त जिन्होंने कोई क्लास नहीं किया इसका। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? नाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। हाउ इट इज डिफरेंट? ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन उसमें भी था, उसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन हमने कहा था डिपार्टमेंटलाइजेशन में और में नॉट बी डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के नीड पर डिपेंड करेगा कि आप कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा या ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंटलाइजेशन की जरूरत है या नहीं है। यहाँ पे क्या है
कि जो बहुत बड़ी कंपनी का आप थोड़ा कल्पना कर लीजिए, एंड देन जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो ओनर है कंपनी का, उसने क्या किया कि स्पेशलिस्ट को, जो वहां पे 1 2 3 ऐसे कुछ स्टाफ अथॉरिटी हुआ करते थे, वैसे सारे स्पेशलिस्ट को क्या कर दिया, डायरेक्टर बना दिया या जनरल मैनेजर बना दिया उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का। यहाँ डायरेक्टर के रूप में दिया गया है इस एग्जांपल में। तो वो क्या किया, प्रोडक्शन का एक डायरेक्टर रिक्रूट कर लिया, एक फिनेंस का, एक मार्केटिंग का, एक पर्सनल का, एक एडवर्टीजमेंट का कर सकता है, सेल्स का कर सकता है, अलग अलग। अगर बहुत बहुत बड़ी कंपनी है तो अलग अलग स्पेशलिस्ट को रिक्रूट कर सकता है एज ए डायरेक्टर। ठीक है, रिक्रूट कर लिया। अब इस कंपनी, चूंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है इसीलिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होगा। अब इसके क्या है, 5 7 8 10 ब्रांचेज हो सकते हैं। हेडक्वार्टर एक रहेगा लेकिन ब्रांचेज हो सकते हैं, जैसे हमारे गोदरेज में होता है, रिलायंस में है, टाटा में है। दे हैविंग डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन, डिफरेंट ऑफिसेज, डिफरेंट ब्रांचेज एट डिफरेंट प्लेसेस, राइट। तो क्या है, मान लो कि इन्होंने एक स्पेशलिस्ट को हेडक्वार्टर में कर रखा है रिक्रूट, और फिर इनके बहुत सारे ब्रांचेज है। बहुत सारे ब्रांचेज को मैनेज करने के लिए, बहुत सारे ब्रांचेज को मैनेज करने के लिए क्या है, आपके पास जनरल मैनेजर है जो उस ब्रांच का हेड है, जो उस ब्रांच को डील करता है। नाउ ये डिफरेंट ब्रांच के जो जनरल मैनेजर है, इनको प्रोडक्शन का डायरेक्टर एक है जो सारे ब्रांच के जनरल मैनेजर को क्या कर सकता है, प्रोडक्शन रिलेटेड गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स दे सकता है। फाइनेंस का डायरेक्टर है जो सारे ब्रांच के जनरल मैनेजर को फाइनेंस रिलेटेड जो भी ऑर्डर्स देना होगा वो दे सकता है। अगेन इन सारे ऑफिसर्स के अंदर, इन सारे डिविजन्स के अंदर क्या है, इन सारे डिविजन्स के अंदर क्या है, वैसा ही लाइन स्ट्रक्चर हो सकता है। अगेन यहाँ पे फिर हर एक डिवीजन में अलग अलग मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस जनरल मैनेजर को जो सारे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे वो सारे डायरेक्टर से मिल सकते हैं, मिलेंगे ना। ये आपको डॉटेड लाइन दिखा रहा है, डॉटेड लाइन इज शोइंग द फंक्शनल ऑथोरिटी, राइट। यस मैम। तो ये जो प्रोडक्शन डायरेक्टर है वो जनरल मैनेजर एक्स को भी ऑर्डर्स देता है, जनरल मैनेजर वाई को भी देता है, जनरल मैनेजर एक्स को देता है, और अगर और भी कुछ है ABCDEFGH तो उसको भी देता है। फिर फाइनेंस डायरेक्टर आया, फाइनेंस डायरेक्टर को अगर फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी देना है तो वो जनरल मैनेजर एक्स को भी देगा। वो हाँ, जनरल मैनेजर एक्स उसको फर्दर जरूर फाइनेंस मैनेजर को, जो भी उस कंपनी का या उस ब्रांच का फाइनेंस हेड है, वहां तक उस बात को पहुंचा देगा। लेकिन दिस जनरल मैनेजर, डिफरेंट जनरल मैनेजर्स आर गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम ऑल दीज 4 बॉसेस, है ना। ये चारों डायरेक्टर से उसको अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जिसको उसको अपने अपने सबऑर्डिनेट से, अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू करवाना है या करना है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे जो यहाँ पे आप देखेंगे फंक्शनल फोरमैनशिप, ये जो स्ट्रक्चर है ये यूनिटी ऑफ कमांड को क्या करता है, अवॉइड करता है। दिस इज नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, दिस इज फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट। कौन सा प्रिंसिपल ये फॉलो करता है, जनरल। कौन सा, जनरल नहीं, जल्दी से कोई बोलो। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन व्हिच प्रिंसिपल, बोलिए आप लोग। फंक्शनल फोरमैनशिप। वेरी गुड, फंक्शनल फोरमैनशिप। थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। फंक्शनल फोरमैनशिप FW टेलर का है, जहाँ पे डिफरेंट बॉसेस होते हैं जो ऑर्डर्स देते हैं, प्लानिंग का अलग, डायरेक्ट ऑपरेशन का अलग, और एक वर्कर है जिसको ऊपर से 4-5 लोग एडवाइसेस दे रहे हैं अपने अपने स्पेशलिस्ट एरिया से। जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है वो टाइम एंड कॉस्ट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो स्पीड बॉस है वो स्पीड रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस बॉस है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिलेटेड ऑर्डर और इशूज इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे भी तो है जो डिफरेंट डिफरेंट, ये फंक्शनल फोरमैनशिप पर बेस्ड है। नाउ हमने बताया तो था आपको, दिस इज बेस्ड ऑन फंक्शनल फोरमैनशिप गिवन बाय द FW टेलर। ये उस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे फंक्शनल हेड है, सारे फंक्शनल हेड यानी सारे अपने अपने काम के स्पेशलिस्ट
है, हेड है, और वो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जो जनरल मैनेजर है अलग अलग अपने अपने डिविजन्स के, उनको वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। सो देयर इज नो यूनिटी ऑफ कमांड, देयर इज फंक्शनल फोरमैनशिप, स्पेशलिस्ट आर गिविंग ऑर्डर टू डिफरेंट पीपल, ठीक है, एंड डिफरेंट स्पेशलिस्ट आर देयर। जैसे कि हमने उस समय देखा था कि 8 स्पेशलिस्ट है जो वर्कर्स को ऑर्डर्स दे रहे हैं, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के हैं एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट के। क्या इस सबको डिस्कस करना है? ये सारा वही है, एक बार इसको रिलेट आप कर सके इसलिए वापस से इसको थोड़ा मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। ये जो आप हमने एफडब्ल्यू टेलर में फंक्शनल फोरमैनशिप में बताया था, ये वही है कि यू कैन रिलेट कि कैसे ये फंक्शनल जो हेड है, प्लानिंग डिपार्टमेंट का हेड है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, उसके अंदर 4 स्पेशलिस्ट हैं जो वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में दीज आर द डिफरेंट हेड्स, these are the different specialists and they are giving orders to different general manager of different departments, right? तो ये उसी पर बेस्ड है। अब हम इसके एडवांटेजेस को देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कि एक्चुअल सेंस में स्पेशलिस्ट सर्विसेज का फायदा आपको यहीं पर होता है, क्योंकि यहाँ एक्सपर्ट के पास फुल ऑथोरिटी होता है डिसीजन देने का भी और डिसीजन इम्प्लीमेंट करवाने का भी, जो अभी तक लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं था, यहाँ पर है। यहाँ पे दे कैन गिव डिसीजंस एंड दे कैन आल्सो दे हैविंग पावर टू टू गेट इट इम्प्लीमेंटेड थ्रू द जनरल मैनेजर थ्रू देयर सबऑर्डिनेट्स। दूसरा, इफिशियंसी इज इंक्रीज बाय सेपरेटिंग मेंटल एंड, ठीक है, ये तो वहां पे भी था, जैसे हमने मेंटल थिंकिंग और एग्जीक्यूटिव डूइंग फंक्शंस को वहां पे डिफरेंशिएट कर दिया था, वैसे यहाँ पे भी है, जो मेंटल फंक्शंस है और जो मैनुअल फंक्शंस है, जो रूटीन फंक्शंस है, उसको हमने यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया है। और जितना भी प्लान करने का, सोचने का, स्ट्रैटेजी क्रिएट करने का जितना भी काम है, वो सारे एक्सपर्ट्स को यहाँ पर है। यानी वो सारे प्रोडक्शन डायरेक्टर, फिनेंस डायरेक्टर, आईटी डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर, उन लोगों की काम है कि अपने अपने स्पेसिफिक एरिया में वो अपना स्ट्रेटेजी डेवलप करे और अपना एडवाइस दे और काम करवाए। थर्ड, मास प्रोडक्शन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमने कहा था कि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंशन पॉसिबल है, सिमिलरली यहाँ तो उससे भी ज्यादा स्पेशलिस्ट है, तो और इससे भी ज्यादा आपके पास फैसिलिटी है, तो आप क्या कर सकते हैं, मास प्रोडक्शन मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन मीन्स की लार्ज स्केल प्रोडक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा हो सकता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा हो सकता है, नहीं होगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब जब आप कोई सामान को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो आपको क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो आपका कम हो जाता है ना। हमने क्लास में ये सब समझा रखा है आप लोगों को। And fourth one is functional structure permits flexibility and organizational structure can easily be adjusted as per the expansion or contraction need of the business. Again going back to the diagram, मैं इस point को थोड़ा समझा रही हूँ आपको कि यहाँ पे क्या है, बहुत easily। अच्छा, एक एग्जाम, अभी ये डायग्राम देखो, यहाँ पे जो ब्रांच डिवीजन X है, डिवीजन Y है, डिवीजन Z है। अगर मान लो कि ये कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है और कंपनी के एमडी ने सोचा कि हम 4 डिवीजन और इस बार नया खोलेंगे, तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर इन तीनों डिविजन्स को बिना किसी कुछ छेड़छाड़ किए हुए, बिना कुछ चेंज किए हुए एक नया डिवीजन खोल सकती है जिसमें इन तीनों को टच करने की जरूरत नहीं है। दे आर सेल्फ डिपेंडेंट नाउ, दे आर टेकन केयर बाय देयर जनरल मैनेजर, और जो इंस्ट्रक्शंस है वो तो इनके बॉसेस दे ही रहे हैं, तो इन तीनों को कुछ छूने की जरूरत नहीं है। आप नया एक और डिवीजन खोल सकते हैं, नया तीसरा, चौथा, पांचवा नया डिवीजन आप ऐड करते जा सकते हैं, और उस डिवीजन के लिए रिक्रूटमेंट और हायरिंग आप अलग से करके एक अलग सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका मान लीजिए कोई बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है, अगर आप उसको वाइंड अप करना चाहते हैं, तो भी आप इन बिजनेसेस को, इन डिविजन्स को, मान लो कि आपको जेड बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है, जेड डिवीजन, तो आप एक्स और वाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए आसानी से जेड को एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर सेपरेट इवन इफ दे आर फॉलिंग अंडर द सेम हेड, लेकिन ये लोग एक दूसरे से अलग भी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, टाटा का एफएमसीजी प्रोडक्ट, टाटा का आयरन ओर प्रोडक्ट, टाटा का तनिष्क ज्वेलर्स, टाटा का
टाटा क्लिक, ठीक है ना, या फिर जो उनके गारमेंट्स के सेक्टर हैं, दे आर डिफरेंट। और अगर मान लो कि इनका कुछ अच्छा नहीं करा, टाटा क्लिक इज नॉट डूइंग वेल, या फिर कोई टाटा मोटर्स आर नॉट डूइंग वेल, मान लेते हैं एवरीथिंग इज डूइंग वेल, बट हम मान लेते हैं, तो बिना किसी दूसरे एफएमसीजी को और आयरन ओर्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिना किसी चीज को टच किए हुए क्या ये आसानी से अपना टाटा मोटर्स को एलिमिनेट कर सकता है? यस मैम। और अगर चाहे तो नया ऐड भी कर सकता है, राइट, जिसमें इन सबको कुछ डिस्टर्ब नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो इनका स्ट्रक्चर इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है कि वो आसानी से नए यूनिट्स को ऐड कर सकते हैं या फिर किसी पुराने यूनिट्स को एलिमिनेट या फिर वाइंड अप कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम। ये वही पॉइंट था, तो जो लास्ट पॉइंट है वो वही है उसका। अब हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। What are the disadvantages? सबसे पहला disadvantage है unity of command is not getting followed in this structure. तो unity of command नहीं होगा तो that leads to confusion, conflict. Sometimes it hampers the efficiency of general manager कि हम किसकी बात माने और किसकी बात नहीं माने, कौन सा काम जल्दी करे। You have to prioritize the things कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये जब आपको 5-6 जगह से सिंस मैंने भी आपको असाइनमेंट दे रखा है, आपको दूसरे सर ने भी असाइनमेंट दे दिया, तीसरे सर ने भी आपको मार्किंग के लिए डेट दे दिया, तो आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी या घटेगी? आप जितना अच्छा कर सकते थे जब आपका एक चीज का असाइनमेंट होता, एक मार्किंग होता, और उसी समय आपका 4-4 चीज का मार्किंग हो रहा है, तो क्या आप उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे? नो मैम। नहीं ना। सिमिलरली जब आपको 4-4 लोग काम दे रहे हैं तो आपकी इफिशियंसी, इवन इफ यू आर वेरी इफिशिएंट, लेकिन आपकी इफिशियंसी को वो एक हिंड्रेंस मिलेगा, एक थोड़ा सा वो ऑब्स्टिकल के रूप में काम करता है, क्योंकि यू आर गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम डिफरेंट बॉसेस एंड ऑल आर इक्वली इम्पोर्टेंट, राइट। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होने के कारण क्या होता है, कंफ्यूजन और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है सिचुएशन में। सेकेंड है पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इन फंक्शनल स्ट्रक्चर बिकम्स डिफिकल्ट इन व्यू ऑफ द हेल्प सॉट फ्रॉम फंक्शनल एक्सपर्ट। कब जाकर के कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट हो जाता है? व्हेन मान लो एक्स कंपनी का, वाई कंपनी का, जेड कंपनी का, दे आर डिफरेंट जनरल मैनेजर्स, लेकिन सबको प्रोडक्शन मैनेजर से काम है, ऑल आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो अभी सिंस यहाँ पे ज्यादा बिजी कौन है? जनरल मैनेजर तो बिजी है ही सारे ब्रांच का, उनसे भी ज्यादा बिजी कौन है? ये जो स्पेशलिस्ट है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे यूनिट्स है जिनको सबको इनको ऑर्डर देना। अभी तो हमने एग्जांपल में 3 ही देखा था, लेकिन लाइव एग्जांपल में मैंने आपको दिखा दिया कि कितने सारे ब्रांचेस हो सकते हैं इनके। तो दे आर वेरी बिजी। तो कभी कभी इनसे टाइम लेना, कोऑर्डिनेट कर पाना अपने प्रॉब्लम्स को, इनके साथ मीटिंग को शेड्यूल कर पाना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दे आर वेरी बिजी। ठीक है ना, द फंक्शनल एक्सपर्ट्स आर वेरी बिजी और उनसे टाइम ले पाना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। यू हैव टू वेट। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन को थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी आपको उनसे टाइम लेने में टाइम लग सकता है, बिकॉज दे आर बिजी इन डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन फॉर डिफरेंट डिविजन। थर्ड, डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंस प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज डिसओबेड। हाँ, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स नहीं कर सकते हैं। कोई एक ये भी नहीं बोल सकता, सिंस वो ऑलरेडी काम कर रहा है, तो अगर कोई प्रोडक्शन का डायरेक्टर उससे कुछ फीडबैक लेगा तो वो बोलेगा कह रहे अभी तो मार्केटिंग के टाइम बॉस ने ये काम दिया, मैं वो कर रहा था, मुझे एचआर के बॉस ने ये काम दिया था, अभी उसमें लग गया था, बाकी आपका काम मैं अभी करा देता हूँ या देख रहा हूँ, या फिर डिले हो रहा है। तो क्या हो सकता है ना कि आप बहुत ज्यादा उसको रिस्पॉन्सिबल फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपको एक ही असाइनमेंट दिया गया और एक ही बॉस आपको सारे टास्क देता है, तो उसको पता है कि उसने आपको क्या कहा है और आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है उसको। लेकिन व्हेन देयर आर सो मेनी बॉसेस, तो दूसरे बॉस को आप एक का नाम दे करके बोल सकते हो कि अभी ये काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं कुछ और काम कर रहा था। तो कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना यहाँ मुश्किल हो जाता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। एंड फोर्थ पॉइंट है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट अमंग एक्सपर्ट्स ड्यू टू डिसएग्रीमेंट ऑन सर्टेन इश्यूज। कभी कभी सिंस हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट जब होते हैं, बहुत सारे लोग जब होते हैं, जैसे हम कहते हैं जंगल में एक साथ 2 शेर का एग्जिस्टेंस मुश्किल है, उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी जब एक साथ 3-4-5 एक्सपर्ट काम कर रहे होते हैं और जब कभी इनका मीटिंग करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर जब कभी अपने डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाता है, तो क्या हो सकता है, ऑब्वियसली दे ऑल आर एक्सपर्ट्स ऑफ देयर फील्ड, तो इनका ईगो तो क्लैश करेगा ही, दे हैविंग सम ईगो। ठीक है ना, और इनकी कुछ अपनी अवधारणाएं होती, जब ये ओपिनियन क्लास होता है तो डिफिकल्ट तो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। ठीक है ना,
क्योंकि दोनों, इसीलिए मैनेजिंग डायरेक्टर का काम थोड़ा यहाँ पे पैरेंटल और थोड़ा मोटिवेटिंग भी हो जाता है कि इनको सबको मोटिवेट करके चलना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि एक्सपर्ट्स के बीच में डिसएग्रीमेंट बहुत कॉमन चीजें हैं। पहले जमाने में भी हम देखते थे कि जहाँ पे राज दरबार में बहुत सारे विद्वान लोग होते थे तो शास्त्रार्थ हुआ करता था, यानी एक किसी टॉपिक पे डिबेट हुआ करता था और आसानी से कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं रहता था। है, हम लोगों ने सुना है ऐसा। यस मैम। तो सिमिलरली Yes, ma'am. एक्सपर्ट्स वहां भी थे, एक्सपर्ट्स यहाँ भी है, यहाँ पे भी कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं रहता है आसानी से। तो यू हैव टू, डिसएग्रीमेंट अच्छी बात है, डिसएग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन यहाँ पे डिसएग्रीमेंट को मैनेज करना आना चाहिए मैनेजिंग डायरेक्टर को कि कैसे ये लोग मैनेज करेंगे। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस थिंग इज मेंटेनेंस ऑफ स्पेशलिस्ट स्टाफ। Maintenance of a specialist staff of the highest order is expensive of a concern। ठीक है, हमने पहले ही बताया था कि जो स्पेशलिस्ट स्टाफ होते हैं इनका मेंटेनेंस एक्सपेंसिव होता है, तो ये भी कॉस्ट सेंटर के रूप में काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कुछ और पूछना है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में तो पूछो। अटेंडेंस बना लेते हैं, फिर कमिटी ऑर्गेनाइजेशन पे जाएंगे। रोल नंबर 14 क्लास में है क्या? One, attendance. Two, Neeraj, 91 roll number. Do you want to ask something? आपने हैंड रेज किया हुआ है, ठीक है। 3, 4, 5, 6, तो बोल क्यों नहीं रहा है? 6 present. 5 is absent. 7, Present, ma'am. 8, Present, ma'am. 7 present, ma'am. I'm 6 7 present. present. Okay. हाँ, 6 and 7 present. 8, Present, ma'am. 9, 10, Present, ma'am. 11, Yes, ma'am. 12, 11 is present. Okay, 12, 12, 13, Present, ma'am. 14, 13, 14, Yes, ma'am. 15, Yes, 15, ma'am. Yes, ma'am. 16, Yes, ma'am. 17, Present, ma'am. 17, Ma'am, 16 Yes, ma'am. present. हाँ हाँ हो गया। 18, Yes, ma'am. 19, Present, ma'am. 20, Yes, ma'am. 21, Present, ma'am. 22, Yes, ma'am. 23, Yes, ma'am. 23, 24,